चलिए, आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने भारत पर अपनी हुकूमत की कहानी शुरू की। और शुरुआत भी की तो भारत के सबसे अमीर सूबे से। ये कहानी है बंगाल और मैसूर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी भारत के सबसे अमीर और ताकतवर प्रांत की मालिक कैसे बन बैठी? ये अपने आप में एक पहेली है और आज हम इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है बंगाल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या था जो अंग्रेजों के लिए ये इतना बड़ा इनाम बन गया। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जो इतनी ज्यादा अमीर हो कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाए। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये उस वक्त की आर्थिक सच्चाई थी। बंगाल की यही बेहिसाब दौलत थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच रही थी। अब जरा बंगाल के शासकों पर एक नजर डालिए। मुर्शिद कुली खान से कहानी शुरू होती है, लेकिन उसके बाद देखिए कि सत्ता कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। ये जो राजनीतिक उथल-पुथल थी, ये अंग्रेजों के लिए एक खुले दरवाजे की तरह थी और वो इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। अच्छा, मुर्शिद कुली खान ने एक सिस्टम शुरू किया था जिसे कहते थे इजारेदारी प्रथा। सीधे सरल शब्दों में इसका मतलब था कि सरकार खुद टैक्स वसूलने के बजाय ये काम सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार को सौंप देती थी। ये एक तरह का आर्थिक प्रयोग था। साथ ही उन्होंने किसानों की मदद के लिए तकावी ऋण मतलब एडवांस लोन देने की भी शुरुआत की। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है साजिश और धोखे की। ये है प्लासी का विश्वासघात। कहते हैं ना कि कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा देती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी बिल्कुल वैसी ही एक चिंगारी थी। अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये जंग छेड़ने के लिए एक परफेक्ट बहाना था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो मैदान में हथियारों से कम और साजिशों से ज्यादा जीती गई। नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज तो बड़ी थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर था। नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर। और ये सब कुछ हुआ भागीरथी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव पलासी में। एक ऐसा छोटा सा गांव जिसका नाम हमेशा के लिए भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने सीधे गद्दी नहीं संभाली। नहीं, उनकी चाल कहीं ज्यादा शातिर थी। उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। एक ऐसा नवाब जो सिर्फ नाम का राजा था। असली डोर तो अंग्रेजों के हाथ में थी। और जब मीर जाफर ने थोड़ी अपनी चलाने की कोशिश की तो उसे हटाकर उसके ही दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अगर प्लासी की लड़ाई ने दरवाजा खोला था तो बक्सर की लड़ाई ने उस दरवाजे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। हेक्टर मुनरो की अगुवाई में मिली ये जीत किसी धोखे से नहीं बल्कि सीधी सीधी सैन्य ताकत से मिली थी। इस लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजी हुकूमत को लेकर कोई शक बाकी नहीं रहा। तो बंगाल अब अंग्रेजों के कब्जे में था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कहानी का रुख होता है दक्षिण की ओर। यहां अंग्रेजों के सामने एक और पहाड़ जैसी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, मैसूर का ताकतवर साम्राज्य। जिस वक्त अंग्रेज उत्तर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक नई ताकत तेजी से उभर रही थी, मैसूर, हैदर अली के नेतृत्व में। और हैदर अली कोई मामूली शासक नहीं था, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार था जो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अंग्रेजों और मैसूर के बीच ये लड़ाई कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि ये दशकों तक चली। एक के बाद एक कुल 4 बड़े युद्ध हुए। आप देखिए, 1767 से लेकर 1799 तक हर कुछ साल में एक नई जंग छिड़ जाती थी। बीच में संधियां तो होती थीं, लेकिन वो बस अगली लड़ाई की तैयारी का एक वक्फा होती थीं। हैदर अली के बाद मैदान में आया उसका बेटा टीपू सुल्तान, एक ऐसा नाम जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। चलिए
शेर मैसूर की इस आखिरी लड़ाई को और करीब से देखते हैं। टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, वो अपनी सोच में वक्त से बहुत आगे था। सोचिए, उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य तक बना। उसके शाही झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। ये सब सिर्फ निशानियां नहीं थीं, ये इस बात का ऐलान था कि वो अंग्रेजों के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन मैसूर के इन युद्धों का अंत बेहद नाटकीय और दुखद रहा। साल था 1799, जब श्रीरंगपट्टनम का किला अंग्रेजों के हाथों में चला गया और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ। ये सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। तो अब जरा पूरी तस्वीर को देखिए। बंगाल और मैसूर की जीत सिर्फ 2 इलाकों पर कब्जा नहीं था, ये तो वो 2 मजबूत खंभे थे जिन पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी की गई। इसे हम एक तरह का डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। पहला डोमिनो गिरा बंगाल का, जिससे अंग्रेजों को बेहिसाब दौलत मिली। उस दौलत और ताकत से उन्होंने दूसरा डोमिनो गिराया, मैसूर का, जो दक्षिण में सबसे बड़ा खतरा था। और जब ये 2 बड़े डोमिनो गिर गए तो पूरे भारत में एक साम्राज्य बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। और अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जब बंगाल की दौलत और मैसूर की ताकत दोनों को जीत लिया गया, तो फिर भारत में एक नए साम्राज्य के उदय को भला कौन सी ताकत रोक सकती थी?